यूपी में घमासान है, क्या दिल्ली में समाधान निकल पाएगा? सवाल ये बड़ा है। आप सब जानते हैं हम क्यों इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ऐसी ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश से आ रही हैं कि क्या सब कुछ ठीक है यूपी बीजेपी में या नहीं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस मुद्दे पर मैं समझती हूँ कि सबसे बढ़िया व्यक्ति हैं जिनसे इस मुद्दे पर बात की जाए। अमिताभ सर हमारे वरिष्ठ हमारे संवाददाता हैं वो यहाँ पर, और बहुत लंबे समय से वो यहाँ पर चीज़ों को कवर कर रहे हैं। सर, दिल्ली आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, नीति आयोग की तो कल बैठक है, लेकिन आप अपने चश्मे से, आप इतने लंबे समय से देखते रहे हैं, राजनीति बहुत तेजी से बदलती है, क्या समझ रहे हैं चुनावों से पहले क्या हो रहा है सर? देखिए, उपचुनाव है और पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ था अंदर, और जिस अंदरूनी कलह को लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार का जिम्मेदार बताया जा रहा है, सिर्फ डीएम एसपी पर ब्लेम कर देने से, किसी एक पर ब्लेम कर देने से ये ब्लेम गेम खत्म नहीं होता। कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कुछ न कुछ समस्या थी। पार्टी आलाकमान ने सबकी बातें सुनी। लखनऊ में जेपी नड्डा खुद गए थे, तो मुझे लगता है एक प्लेटफॉर्म दिया गया उन सबको कि आप बातें कहो अपनी, कहाँ गुस्सा है। आपने उसके बाद देखा होगा सीएम साहब ने तमाम प्रयागराज से लोगों को बुला रहे हैं, तमाम लोकसभा क्षेत्रों से लोगों को बुला रहे हैं, नेताओं को बुला रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। इसका मतलब है समस्या का समाधान जो कार्यकर्ता के स्तर पर था उसकी शुरुआत हो गई है। सही कहा आपने, समाधान दिल्ली में ही होगा, क्योंकि अब नीचे के लेवल के लोगों की समस्या सुन ली गई है। डीएमएसपी से समस्या थी वो दूर की जा रही है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही थी उसको दूर किया जा रहा है। लेकिन जो टॉप लेवल पर जो तलवारें खींच गई थी ना, जैसे कल अगर योगी जी ने बैठक बुलाई प्रयागराज की, वहाँ केशव मौर्य नहीं गए, ये बहुत बड़ी बात ये है। बड़ी बात होती है। ये खुली लड़ाई है, लेकिन वो पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब एक मुंह साइलेंट लड़ाई है कि मुझे उनके व्यक्ति से लड़ाई है, मुझे ये सीधे ये संगठन से लड़ाई नहीं, वो खुद कह रहे हैं कमल का फूल खिलेगा, वो ये भी कह रहे हैं। तो सीधा सा हिसाब है कि उनकी लड़ाई एक व्यक्ति से है और समाधान दिल्ली में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, दिल्ली आलाकमान जानता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर ही खुलता है, तो इसकी तैयारी करनी ही पड़ेगी। और अब दिल्ली आ रहे हैं, मुझे लगता है आलाकमान ने जब इस लेवल पे स्पेसिफाई कर दिया है, अब टॉप 2 नेताओं को स्पेसिफाई करने में मुझे नहीं लगता आलाकमान को कोई भी दिक्कत आने वाली है। सर, कांग्रेस में अब तक हम फेवरेटिज्म सुनते थे। हमने इस चुनाव से पहले हमने सुना था कि भाई कांग्रेस में फेवरेटिज्म होता है कि भाई जो गांधी परिवार का फेवरेट है वो हारे जीते वो आगे रहता ही है। क्या बीजेपी में भी इस तरीके का कोई फेवरेटिज्म का कोई जगह है? क्योंकि अगर हम बात ही कर लें दो ही लोगों की, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ का कद न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बहुत बड़ा है। अपने 2017 की जीत छोड़ दीजिए सर, 2022 में जब जीत हुई थी वो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ की जीत थी, उनके लॉ एंड ऑर्डर पर वो जीते थे। तो केशव प्रसाद मौर्य क्या उनको इस तरीके से टारगेट कर पाएंगे? क्या फेवरेटिज्म हावी हो रहा है? योगी जी का स्ट्रेचर बहुत बड़ा हो गया। हाँ। एक मठ नाथपंथी है, मठ के हिम्मत होनी चाहिए ना सर योगी से लड़ने के लिए ऐसे इस तरीके से। लॉ एंड ऑर्डर, देखिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर तो इस बार भी अच्छा था ना। लॉ एंड ऑर्डर खराब तो नहीं हुआ था। जिस तरह से इतने बड़े बड़े माफियाओं का सफाया हुआ है, लोकसभा चुनाव में क्यों हार हुई, इसका मतलब है लॉ प्रशासन अच्छा है, सरकार और संगठन में तालमेल नहीं है। और वो सर कुछ सीटों पे दिखा भी था, मैं भी ग्राउंड पर सारी सीटों पे दिखा था पूर्वांचल। अगर आप सिर्फ 33 सीटें जीत रहे हैं और प्रधानमंत्री को अगर 2 राउंड में पिछड़ना पड़ रहा है, तो ये सिर्फ 1 लाख की अगर सिर्फ जीत हो रही है, तो ये सोचने वाली बात होती है। और इसीलिए आलाकमान के माथे पर बल पड़े हैं, इसीलिए लोगों को बोलने का मौका दिया गया है, इसलिए पूरा का पूरा फोकस अब कार्यकर्ताओं पे जा रहा है, सत्ता और संगठन में तालमेल पे जा रहा है। क्योंकि 10 साल के बाद, सत्ता के बाद ये समस्याएं होती हैं, कांग्रेस में भी हुई हैं। जो भी पार्टी 10 साल में सत्ता में रहेगी, लोगों के एस्पिरेशंस बढ़ते हैं, उन्हें लगता है उन्हें मौका मिले, नए लोग आगे आना चाहते हैं, पुराने लोग छोड़ना नहीं चाहते। अपनी सीट हार के भी क्या हम इतनी दावेदारी वो पेश कर सकते हैं? फूलपुर सीट हार गए थे सर, इतनी बड़ी सीट थी। केशव जी तो अपनी विधानसभा भी हार गए थे। वही तो सर, तो लेकिन उनको लगता है वो अध्यक्ष थे जब पार्टी सत्ता में आई थी पहली बार। ये एक फैक्टर वो तब तो योगी जी कहीं सीएम प्रोजेक्ट नहीं हुए थे, तो उनको लगता है कि उनके संगठन, मेरे बल पे हम भी थे उस समय। पीएम का नाम था, मोदी हर जगह था। दूसरी बार जीते तब भी मोदी था, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तब भी थी। क्योंकि 5 साल के बाद राज्यों में तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। वो आपका संगठन अगर बढ़िया हो तो आप उसको भी बदल सकते हो। और मुझे लगता है आलाकमान इसीलिए अब आला सभी नेताओं को दिल्ली बुलाकर सीधा बात कर रहा है कि अब कैसे समाधान होगा। अगर केशव मौर्य योगी से परेशान है, तो हो सकता है योगी जी भी उनसे परेशान होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ताली एक हाथ से बजती है। अगर सब एक दूसरे से परेशान है,
तो कार्यकर्ता तो बेचारा क्या करेगा, वो तो बेचारा मारा जाएगा बीच। बट इससे दो फाड़ हो गया है सर, मैं जितना यूपी को समझ पा रही हूँ या यूपी की राजनीति को, क्या हो गया है बीजेपी में, हम बीजेपी को हमेशा संगठित होकर देखते थे, एक कमल का फूल दिखता था, लेकिन अब यूपी में क्या हो रहा है, मतलब जो वहाँ के, अगर आपकी बड़े पत्रकारों से, वहाँ के मंजे हुए पत्रकारों से आप खुद भी देखते होंगे कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ के लिए, जैसे रवि किशन तो डिफेंड करेंगे भाई, ये गोरखपुर से सांसद हैं, और 2-3 लोग डिफेंड कर रहे हैं, इधर कुछ विधायक इधर की तरफ आ गए, नहीं संगठन बड़ा होता है, सरकार से बड़ा संगठन, मतलब केशव प्रसाद मौर्य, ये ना सर एक ऐसा डिलेमा आ गया है। वही मैंने बोला कि लोगों की आकांक्षाएं बढ़ गई हैं, 10 साल से अब सत्ता में थे, अब उनको लग रहा है कि अगर हम भी अगर 2-3 बार से चुन के आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं मंत्री बने, हमारी भी सुनो, हमें डीएम-एसपी नहीं पूछते हैं, अब वो सीधे सीएम की सुनते हैं या मंत्रियों की सुनते हैं। तो अगर नीचे के लेवल, अगर हम जिस नोएडा के ऑफिस में बैठे हैं, यहाँ का पार्षद अगर कलेक्टर ऑफिस में जाएगा, कमिश्नर के ऑफिस में, उसकी सुनवाई ना हो तो वो तो घर बैठ जाएगा ना, वो कहाँ कंप्लेंट करने जाएगा। हमने तो देखा है कई सांसदों को थाने में जाकर धरना देना पड़ा था क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो अगर इस स्तर पे बात आ गई थी तो ज़रूरत थी यहाँ पे एक सर्जरी की। मुझे लगता है बहुत शांति साला कमान ने सबको आमने सामने बिठाकर सबकी बातें सुन ली हैं। प्रदेश ये इनपुट मिला कि हाँ सबकी बातें सर्जरी हुई, सब सर्जरी, क्योंकि एक बोलने का प्लेटफॉर्म मिलना बड़ी बात होती है ना। इतनी बड़ी बैठक हुई यूपी में, नेता बोले, वो बातें बाहर भी आई। उत्तराखंड में बैठक हुई, कोई बात बाहर आई, महाराष्ट्र में बैठक हुई, कोई बात बाहर आई, अमित शाह ने सिर्फ जो भाषण दिया वो बात बाहर आई, जो पार्टी के लिए उन्होंने दशा और दिशा तय की कि आने वाले दिनों में हमारा ऐसी रणनीति होगी, क्यों नहीं आई। झारखंड में इतनी बड़ी बैठक हुई, झारखंड में भी तो यूपी का ही था, मतलब यूपी में जो गुस्सा था लोगों का, जो कार्यकर्ताओं का, मुझे लगता है उसको एक आउटलेट दिया गया है ऐसी मीटिंग के माध्यम से। और आला कमान अगर प्रदेश अध्यक्ष को बुलाकर नड्डा जी भी मिल रहे हैं, पीएम ने 1 घंटे उनसे मुलाकात की भूपेंद्र चौधरी से, योगी जी एक बार पहले मिल के गए हैं, योगी जी फिर आ रहे हैं, फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आ रहे हैं, सबकी आला कमान आला कर्टसी कॉल तो होनी ही है। नीति आयोग की बैठक अलग बात है, लेकिन मिलेंगे आला नेताओं से, उनको कहा जाएगा भैया अब जाके 10 जो उपचुनाव है उसमें चुनाव जिताइए। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है और मिडिल लेवल के जो लीडर्स होते हैं जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, उन लोगों को अब स्पेसिफाई करना है। और यही संदेश पीएम संसदीय पार्टी की बैठक में दे रहे हैं। और इसी काम में अब अमित शाह भी लग गए हैं कि कम से कम कार्यकर्ताओं को कन्फ्यूजन न हो कि हमें किस पे हमला करना है, हमें घर से निकलना नहीं है। अगर कार्यकर्ता घर से नहीं निकलेगा तो आप लॉ एंड ऑर्डर रहिए, चाहे लाडली बहन योजना रही है, आपके लिए बहुत ही मुश्किल। और वो पार्टी जिसकी मजबूती पन्ना प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख ये सब होते थे। सर उपचुनाव पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उपचुनाव बहुत कुछ तय करेगा संगठन और सरकार में जो चीजें अब हो रही हैं। विधानसभा उपचुनाव सर आप भी समझ रहे होंगे कि बहुत आसान नहीं है बीजेपी के लिए। 5 सीटें तो ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी एकदम गढ़ मान के चलती है कि वो किसी को भी उतार दे, वहां से तो जीत तय वो मानती है। क्या समझ रहे हैं कि इस उपचुनाव की हार जीत भी 2027 में जो यूपी का चुनाव होना है उसमें कौन आगे रखा जाएगा बीजेपी की ओर से, ये भी तय होगा? देखिए बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो मुझे लगता है कि, और जितना मैं देख पा रहा हूँ, अगर कुछ झटके लगते हैं और कोर्स करेक्शन हो जाता है तो इससे बेहतर आला कमान के लिए कुछ नहीं होगा। थोड़े उपचुनाव में उत्तराखंड में भी झटके लग रहे हैं। मुझे लगता है जो झटके लग रहे हैं एक तरह से अगर पॉजिटिवली देखा जाए, लोगों के गुस्से को बाहर निकालने के लिए स्पेस दिया जा रहा है, मतलब ये मौका मिल रहा है तो कि मुझे लगता है कि कोर्स करेक्शन का एक बहुत बढ़िया मौका है। 10 साल के बाद जो अंदर गुस्सा था, जो अंदर बेचैनी थी, जो अंदर आकांक्षाएं थी, अगर वो सब पूरी नहीं हो रही थी ना, तो वही गुस्सा था कि हमें कुछ नहीं करने दिया रहा है, वो तो बैठ के राज कर रहा है। ये फीलिंग जो होती है ना, तो ये पहली बार मैंने 10 साल में देखा। सुषमा स्वराज मुझे याद है कार्यकारिणी हुई थी 2007 या 8 में, तब आडवाणी जी नेता प्रोजेक्ट हो रहे थे प्रधानमंत्री पद के। उन्होंने ताल कटोरा स्टेडियम में कहा था कि हमारे पार्टी में एक ही संस्कृति चल रही है जिसके चलते हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो है निपटाओ संस्कृति, कि हम जीते ना जीते वो नहीं जीतना चाहिए। ये फीलिंग और ये मैंने देखा इस बार, उस 15 साल के बाद मैंने फिर से देखा था। और मुझे लगता है कि अब वक्त वो नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद उस ग्राइंडिंग से आए हैं जो कार्यकर्ता स्तर से यहाँ तक होता है। केशुभाई पटेल ने जिस तरीके से किया था, फिर इनको यहाँ डाल दिया गया था दिल्ली की राजनीति में, और फिर वो आए थे पूरी तरह से बहुत मुश्किल में वो दिल्ली में आकर महासचिव बनकर आए थे। और मुझे याद है तरीके से निगलेक्ट कर दिया था ना सर, फिर उनको दिल्ली समझने का, देश समझने का मौका मिला उनको, और वो आगे बढ़ते चले गए। तो उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन
ये था निपटाव संस्कृति से मुक्ति है, और ये प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह है। अमित शाह ने संगठन को कहा, आप 116 120 की पार्टी को उन्होंने अगर आगे बढ़ा दिया बतौर अध्यक्ष, तो ये बहुत बड़ी बात होती है ना। आपने लेवल यहाँ कर दिया है, अब इस लेवल पे मेंटेन करना, इस लेवल से ऊपर भी जाना है, ऊपर बने रहना है। तो अब संगठन को मजबूत रखना जरूरी है। मुझे लगता है कि ये लोग जरा भी ढीला नहीं छोड़ने वाले दोनों, और उनकी नज़र में है जहाँ कहाँ क्या हो रहा है। थोड़े अलर्ट रहें, और मुझे लगता है ज़मीन पर कान पड़े ना, यानी कि जो आहट हो रही है दूर भी ना, वो अगर आते रहे, ऊपर तक पहुंचती रहे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो मुझे लग रहा है कि यूपी को अगर वो लोग आंक नहीं पाए तो ज़मीन से कान हटे हुए। एक आखिरी सवाल, फिर इसको लाइव सेशन को ख़त्म करते हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि मैं जो समझ पाई, जो देख पाई, जो कभी भी ग्राउंड पर जाती हूँ, किसी से भी बात होती है, बड़ा सख्त है अपनी बातों को लेके। दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर उन्होंने कोई फैसला, जैसे वो नेम प्लेट वाला ही आ गया, भाई सुप्रीम कोर्ट जो भी कह रहा है वो अभी भी अपने पक्ष पर है कि भाई जो चीज़ें होती हैं इसलिए हमने दिया है। ऐसे ही इस वाले मसले में भी ऐसा लग रहा है कि वो बैकफुट पर बिल्कुल मतलब जाते मूड में नहीं है कि भाई मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि सरकार बड़ी है संगठन छोटा है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है इसलिए हम लोग हारे हैं। मतलब सख्त है वो अपने फैसले में, और पीछे नहीं आएंगे। वो अडिग है, उनको लूज करने के लिए कुछ नहीं है। वो तो मंथ थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी लाइफ में, फिर चला जाऊंगा मैं तो वो मंथगिरी करने लगूंगा। उनके पास कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया ये बात है ना, पार्टी को एक ऐसा भगवा चेहरा मिला है जो भगवाधारी भी है, ईमानदार भी है और कड़क भी है। ठीक, यही ईमानदारी, यही कड़क और यही विचारों के प्रति निष्ठा वो प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ तक लेके आई है। ठीक है, वो उस ग्राइंडिंग से नहीं आए योगी, लेकिन उस ग्राइंडिंग में अब घुस गए। तो मुझे लगता है कि अभी लीडरशिप चेंज की बात प्रधानमंत्री और आला कमान को भी वो सूट करते हैं, वो वहाँ रहें। क्योंकि इससे यूपी जो जातियों में बटा समाज जो है ना, कम से कम जातियों को भूल कर लोग एक हिंदुत्व के मुद्दे पे पूरे वोटर भी जुड़ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आला कमान अभी सोच रहा है। अभी लीडरशिप चेंज का कोई सवाल नहीं है। अभी पहला एजेंडा है उपचुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस, और मुझे लगता है अगर अच्छी परफॉर्मेंस हो गई तो चीज़ें अपने आप जो बिखरी हुई हैं वो सिमटनी शुरू हो जाएंगी, और आला कमान देख रहा है, और मुझे लगता है अब ज़मीन पर कान रहेंगे उनके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमेशा सर से जब भी आप किसी मुद्दे पर राजनीतिक बात करेंगे तो आपको कुछ अलग ही एंगल मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी हमारे भी चक्षु खुले हैं, कुछ चीज़ें समझ आई हैं, और आप भी वीडियो को देखकर कुछ समझ पाएंगे कि आगे होने क्या जा रहा है। एकदम हम क्लियर नहीं कर पाए होंगे, लेकिन कुछ संकेत जरूर मिल गए होंगे कि योगी आदित्यनाथ का स्टैंड क्या है, केशव प्रसाद मौर्य का स्टैंड क्या है, और दिल्ली से समाधान आखिर मिलने क्या जा रहा है।